नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे का आज तीसरा दिन है। बता दें, मुख्यमंत्री ने गोरखनाथ मंदिर का भ्रमण कर गायों को गुड़ खिलाया, जिसके बाद सीएम योगी जनता दर्शन कार्यक्रम में पहुंचे और इस दौरान उन्होंने करीब 600 फरियादियों की शिकायतें सुनी। मुख्यमंत्री ने फरियाद सुनने के बाद तत्काल कार्रवाई के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। और रुक करेंगे बड़ी खबर का। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर गोरखपुर महाराजगंज दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी के मिनट टू मिनट कार्यक्रम गोरखपुर के फर्टिलाइजर कैंपस में कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे सीएम। तो साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली पब्लिक स्कूल के उद्घाटन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। 3:30 बजे महाराजगंज पहुंचेंगे सीएम योगी, तो कई परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण, लाभार्थियों को प्रमाण पत्र करेंगे वितरित। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर और महाराजगंज दौरे पर है। इस दौरान उनके मिनट टू मिनट कार्यक्रम रखे गए हैं। वहीं आपको बता दें कि फर्टिलाइजर कैंपस में कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे सीएम योगी। वैसे खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सुभाष गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए गोरखपुर से, साथ ही महाराजगंज से हमारे सहयोगी विजय हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले सुभाष, आपसे जानना चाहेंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर का आज तीसरे दिन का दौरा है, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है? बिल्कुल जागृति, मैं बता दूं आपको कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज तीसरा और आखिरी दिन गोरखपुर दौरे का है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी गोरखपुर आते हैं तो सौगातों की झड़ी लगा देते हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज गोरखपुर में 1045 करोड़ रुपए की लगभग 258 परियोजनाओं का जो है शिलान्यास और लोकार्पण करने वाले हैं और पूर्वांचल को एक बड़ी सौगात देने वाले हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11 बजे खाद कारखाना पहुंचेंगे और वहां पे लगभग 334 करोड़ रुपए की जो है परियोजनाओं का वो लोकार्पण करने वाले हैं। वहीं 712 करोड़ रुपए की लगभग जो है 256 जी 202 माफ कीजिएगा 202 परियोजनाओं का जो है शिलान्यास करने वाले हैं। आपको बता दें कि ये गोरखपुर के जो 9 विधानसभा क्षेत्रों में कार्य होने हैं इसके, जिसका शिलान्यास और लोकार्पण मुख्यमंत्री करने वाले हैं। तो यह बड़ा कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 11 बजे गोरखपुर के खाद कारखाना में करेंगे, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11 बजे खाद कारखाने में पहुंच जाएंगे और आपको बता दें कि एक बड़े सभा को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जी बिल्कुल, विजय आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से बताया जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ आज लगभग 3:30 बजे महाराजगंज पहुंचेंगे, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्या कुछ कार्यक्रम आज उनका वहां रहने वाला है? जी जागृति, आपको बता दें कि आज सीएम योगी महाराजगंज दौरे पे आ रहे हैं। यहाँ पर करीब वो 28 अरब रुपए की परियोजनाओं का जो है कि सौगात महाराजगंज जिले वासियों को देंगे, जिसमें 114 परियोजनाएं ऐसी हैं जिसका आज लोकार्पण किया जाएगा। वहीं 1058 परियोजनाएं ऐसी हैं जिसका आज शिलान्यास सीएम योगी करेंगे। इसके लिए तैयारी प्रशासन ने पूरी अच्छे तरीके से की है। आपको बता दें कि जो महाराजगंज जिला है वो नेपाल से जुड़ा हुआ है, इसलिए आज सीएम योगी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का भी जो है कि शिलान्यास कार्यक्रम का भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, सुभाष आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से बताया जा रहा है कि आज जो है खाद वितरण जहां पर जो है कार्यक्रम रखा गया है, इस वक्त इसके लेकर के क्या कुछ जानकारी मिल रही है और किस वक्त जो है इस कार्यक्रम का शुभारंभ होगा? जागृति, बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको मानकर दिल्ली के आधे घंटे के अंदर खाद कारखाना के कैंप पहुंच जाएंगे और वहां पे जो है वो तमाम जो है जो कार्यक्रम है उनके शिलान्यास और लोकार्पण का उनका वो शुभारंभ करेंगे और शुभारंभ करने के बाद वहां की जो जनता, हजारों की संख्या में जो जनता इकट्ठा रहेगी, उनको जो है उस सभा को संबोधित भी करेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह कार्यक्रम है
और आपको बता दें कि उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर वापस आएंगे और लगभग 2:30 बजे से 3 बजे वो महाराजगंज के लिए प्रस्थान करेंगे। और ये भी बता दें कि महाराजगंज से शाम तक वापस आने के बाद मुख्यमंत्री के लखनऊ जाने का कार्यक्रम जो है अभी तक ये जानकारी मिली है। जी बिल्कुल, सुभाष विजय, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार में आज वीकेंड पर यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली जैसे पड़ोसी राज्यों से बड़ी संख्या में यात्री उत्तराखंड पहुंचे, जिस कारण हाईवे पर भारी जाम दिखाई दे रहा है। जाम को खुलवाने के लिए पुलिस कर्मियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे, जहां वीकेंड के चलते पड़ोसी राज्यों से लोग उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, तो वहीं इस दौरान जहां हाईवे पर भी जाम की स्थिति बनी हुई और ऐसे में कड़ी मशक्कत के बाद जाम हटवाया जा रहा है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो हरिद्वार में जहां पड़ोसी राज्यों से लोग वीकेंड पर घूमने पहुंचे हैं और ऐसे में यात्रियों की भारी भीड़ भी हरिद्वार में देखने को मिल रही है, तो वहीं जाम जैसी स्थिति बनी हुई है। हाईवे की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भारी जाम की स्थिति के चलते जहां ट्रैफिक पुलिस को कड़ी मशक्कत के बाद जाम हटवाना पड़ रहा है। कड़ी मशक्कत ट्रैफिक को जो है खुलवाने में करनी पड़ रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विकास खरे हमारे साथ जुड़ गए। विकास, जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है, हरिद्वार में जो है वीकेंड पर हजारों की संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं, यात्री पहुंच रहे हैं, लेकिन वहीं जाम जैसी स्थिति भी बनी हुई है। किस तरह की मुश्किलों का पुलिस वालों को सामना करना पड़ रहा है? बिल्कुल जागृति, अगर हम बात करें तो हरिद्वार या उत्तराखंड की वीकेंड को लेकर जो यात्री लगातार उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं और हालांकि 3 दिन की छुट्टी के बाद जो लगातार जिस तरह से पड़ोसी जो राज्य है उत्तराखंड के आसपास से जो यात्री लगातार हरिद्वार या उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं या फिर पहाड़ी जो हिमालय वहां पर भी जो यात्री पहुंच रहे हैं, लगातार जो वाहन है यात्रियों के वो उत्तराखंड की ओर रुख कर रहे हैं। हालांकि 2 दिन से लगातार जिस तरह से जो स्थिति जाम की देखी गई वो कहीं न कहीं पूरी तरह से जो है विभाग के लिए भी एक बड़ा सिरदर्द बनी हुई थी। हालांकि फिलहाल जाम की स्थिति हम बात करें तो फिलहाल जाम की स्थिति को लेकर पूरा कंट्रोल है और फिलहाल हमारे साथ यहाँ जो ट्रैफिक सीओ है राकेश सिंह रावत वो भी हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे बातचीत करेंगे आखिरकार ट्रैफिक को लेकर फिलहाल अभी किस तरह की स्थिति है। अगर बात की जाए तो आज 2 दिन से हम देख रहे हैं कि लगातार जो जाम है सड़कें पूरी तरह से चौक थी। अब किस तरह की स्थिति है फिलहाल ट्रैफिक को लेकर, किस तरह से कंट्रोल आपके द्वारा किया जा रहा है आपकी टीम के द्वारा? जहां तक वाली बात है, पीछे 3 दिन वीकेंड होने के कारण लाखों के लोग अक्सर आ गए हैं और बीच में NH जो आपका देहरादून से दिल्ली वाला मार्ग है उस पर भी निरीक्षण की वजह से ट्रैफिक डाइवर्ट किया हुआ था परसों, प्लस दबाव था। अब आप देख रहे होंगे कि ट्रैफिक ड्यूटियां पूरी तरह मुस्तैद हैं। ट्रैफिक को लगातार जब दबाव बन रहा है डाइवर्ट किया जा रहा है, भारत माता मंदिर से निकाला जा रहा है और उसके अलावा हमारे जितने भी कर्मचारी हैं सभी बीच में लगे हुए हैं। आवश्यकता पड़ने पर बीच बीच में ट्रैफिक को हम थोड़ा सा रोक दे रहे हैं, क्योंकि हाईवे पे ट्रैफिक लाइट्स तो है नहीं, रेड लाइट वाला सिस्टम नहीं है। आज बहुत सही है, ट्रैफिक चल रहा है और सभी हमारे ट्रैफिक के कर्मचारी PSC के हॉक्स वगैरह जो भी लगे हैं बहुत अच्छी ड्यूटी कर रहे हैं। आप भी देख रहे होंगे आज ऐसी इस तरह कोई जाम की समस्या नहीं है। कल भी उतनी व्यवस्था उतनी समस्या नहीं थी। मेन चीज ये है कि यहाँ पे NH 34 पर फ्लाईओवर का काम चल रहा है, जिस कारण रोड तंग हो गई है। पीछे से 4 लेन में वाहन आते हैं, 6 वाहन एक साथ आते हैं, एक तरफ से आते हैं और आगे बॉटल नेक हो जाता है। सर्विस लेन पे हमारी 2 गाड़ी मुश्किल से निकलती है, उसमें भी सर्विस लेन पे काम चल रहा है। यही कारण है थोड़ा ट्रैफिक का दबाव परसों था, कल बहुत कम रहा, आज बहुत अच्छे मैनेज किया हुआ है और सही चल रहा है। सर, अगर हम फिलहाल हरिद्वार शहर की स्थिति की बात करें या फिर होटल की बात करें या फिर धर्मशाला की बात करें, वहां पर किस तरह की स्थिति, क्योंकि कल तक तो पूरा होटल और जो हरिद्वार शहर वो पूरी तरह से जो फुल था। तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से यहाँ पे जितने होटल धर्मशाला हैं सब फुल थी। अब अचानक इतनी भारी लाखों की संख्या जब लोग आ जाते हैं तो दबाव बनना लाजमी है और जितनी इसकी स्ट्रेंथ है उतने ही लोग आदमी होटलों में रह पाते हैं। सर, क्या आपको लगता है कि शुरुआती जो सीजन है शुरुआत में ही इस तरह से जो जाम लगना, हालांकि अभी 4 धाम यात्रा भी आने वाले, 4 धाम में किस तरह से कंट्रोल हो पाएगा? क्योंकि इस तरह की फ्लाईओवर का जो निर्माण है ये भी निर्माणाधीन है अभी फिलहाल, कहीं एक बड़ी स्थिति जाम का ये भी बना हुआ है। 4 धाम से कैसे निपटा जाएगा? देखिए, जहां तक 4 धाम यात्रा का प्रश्न है, एक गत वर्ष भी यही स्थिति थी, लेकिन 4 धाम में कभी कोई समस्या नहीं आई। ये जो लोग हैं ये 4 धाम यात्रा वाले लोग नहीं है, ये लोग हैं जो वीकेंड पे अपना एंजॉय करने के लिए आते हैं, 1-2 दिन अपना बच्चों को लिए आ गए। 4 धाम यात्रा में कोई दिक्कत नहीं आई। ये 4 धाम यात्रा नहीं, 4 धाम यात्रा सुचारू रूप से चलेगी, बढ़िया चलेगी। बिल्कुल जागृति,
साफ तौर पे शिव साहब का कहना है कि चारधाम यात्रा में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि जिस तरह से यात्री उत्तराखंड का रुख करें तो कहीं न कहीं जो हरिद्वार की जो सड़कें पूरी तरह से जो है जाम में यहाँ पर होकर चल रही है, रैंक रैंक कर जो गाड़ी जो वाहन है यहाँ पर चले, लेकिन फिलहाल अभी ट्रैफिक पर जो है स्थिर यहाँ पर जो नियंत्रण है वो फिलहाल ट्रैफिक पुलिस के द्वारा पूरी तरह से कंट्रोल में, और लगातार जो टीम आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो भी यहाँ पर जो है मुस्तैदी के साथ ट्रैफिक को कंट्रोल करने में लगी हुई है। जागृति जी बिल्कुल विकास, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जिस तरह से लगातार तस्वीरें आपको दिखा रही जहां पर वीकेंड में हरिद्वार में भारी यात्रियों की भीड़ देखने को मिली है। और रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर, बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर। तो अयोध्या आएंगे महाराष्ट्र के सीएम, ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें। जहां रामलीला के दर्शन पूजन करेंगे सीएम शिंदे, तो राम मंदिर में महाआरती में शामिल होंगे सीएम, ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें। जहां राम मंदिर के निर्माण कार्य भी देखेंगे सीएम, तो 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सीएम, ये बड़ी और अहम जानकारी। वही इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी बीएस लाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीएस, जिस तरह से बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र के सीएम अयोध्या दौरे पर रहेंगे, अयोध्या पहुंचेंगे, क्या पूरी जानकारी मिल रही है? अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ अपने के साथ ही रहेंगे और उनका 10:30 बजे लखनऊ से वो निकले। कल ही रात में लखनऊ पहुंच चुके थे और कल रात में जो केंद्रीय पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री स्वतंत्र देव सिंह थे उनके यहाँ शाहभोज था। रात में शाहभोज में शामिल होकर वीआईपी गेस्ट हाउस में रुके थे। वहां से 10:30 बजे उनका काफिला रवाना हो चुका है। उम्मीद 11:30 बजे की है कि 11:30 बजे अयोध्या पहुंचेंगे। पहले हनुमानगढ़ी जाएंगे, हनुमानगढ़ी के बाद राम जन्मभूमि का वो दर्शन करेंगे और राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हो रहा है उसका निरीक्षण भी करेंगे और देखेंगे अपने सहयोगियों के साथ। और उसके बाद में संत समागम जो लोग हैं उनसे भी मिलेंगे और उसके बाद 2:30 बजे उन्होंने पंचशील होटल में प्रोग्राम किया है मीडिया से मिलने के लिए और उसके बाद वहां से आएंगे, शाम को साधु संतों का आशीर्वाद लेंगे। उसके बाद वो जिस तरह से बीएस जो बताया जा रहा है कि 2:30 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, किस सिलसिले में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है? ये बात होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें जिस होटल में पंचशील होटल है उसमें पहले मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री थे आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे थे, उसी जगह वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो हिंदुत्व है, जो हिंदुत्व का नारा लेकर ये चले थे, वही जगह वहीं पे उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। और जो हिंदू आम जनमानस से चाहे ठाकरे हों या उनके परिवार के लोग हों, हिंदू जो आम जनमानस जो उस आस्था के साथ यहाँ से बड़ा ये संदेश देंगे। हिंदू आम जनमानस महाराष्ट्र के जो उनके साथ मंत्री होंगे, वो जहाँ वो जो ठाकरे पहले रुकते थे उन्हीं के संतों के साथ आज एकनाथ शिंदे संतों का आशीर्वाद लेंगे और उनसे मुलाकात भी करेंगे और शाम को आरती में शामिल होकर यहाँ से बड़ा संदेश देने की कोशिश करेंगे कि शिंदे अयोध्या आए हैं तो जिस कदम पे उद्धव ठाकरे चल रहे थे या बाबा साहब ठाकरे चल रहे थे, बाला साहब ठाकरे चल रहे थे, तो वही शिंदे उद्धव ठाकरे के हट जाने से शिंदे वही रास्ते पे चल रहे हैं जिस बाला साहब ठाकरे चलते थे और वही हिंदुत्व की राजनीति बाला साहब ठाकरे की रामो कदम पे एकनाथ शिंदे चलेंगे बीजेपी के साथ मिलकर। जी बीएस, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अयोध्या से ये बड़ी खबर आपको बता दी थी जहां सीएम शिंदे आज अयोध्या दौरे पर रहेंगे। अयोध्या जा रहे हैं, अभी वहाँ रामलला का दर्शन होगा, शरीर की आरती होगी, लक्ष्मण किला में जाएंगे, वहाँ पर रामलला का दर्शन भक्ति भाव से श्रद्धा से हम लोग लेंगे, वही हम जा रहे हैं। और रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर, बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें इस वक्त की ये बड़ी खबर। बीजेपी प्रभावी मतदाता सम्मेलन कर रही है, ये बड़ी और अहम जानकारी। नगर निगम स्तर पर प्रभावी मतदाता सम्मेलन आयोजित किया गया है जहां डिप्टी सीएम केशव आज झांसी में करेंगे संबोधित। तो वहीं आपको बता दें कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लखनऊ में सम्मेलन करेंगे। बीजेपी प्रभावी मतदाता सम्मेलन आयोजित कर रही है। वही इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए। अनूप, जिस तरह से बताया जा रहा है कि बीजेपी जो है वो प्रभावी मतदाता सम्मेलन आयोजित कर रही है, क्या पूरी जानकारी मिल रही है और इस सम्मेलन के जरिए किस वर्ग को साधने की कोशिश है? देखिए, निकाय चुनाव में कमल का फूल खिलाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत जो संगठन में एक बैठक हुई थी जिसमें निश्चय किया गया था
कि उत्तर प्रदेश में 25-25 जिले दोनों डिप्टी सीएम उस पर प्रभाव जाएंगे और निरीक्षण करेंगे और मतदाता सम्मेलन करेंगे, जिससे वहां के प्रबुद्ध वर्ग लोगों से मुलाकात करेंगे, मतदाताओं से मुलाकात कर उन सीटों को मजबूत करेंगे। और 25 जिले हैं, उनमें कैबिनेट मंत्री यानी जो नगर निकाय के जो जिले हैं जहां महापौर का चुनाव होना है, महानगर, वहां कैबिनेट मंत्रियों को लगाया गया था कि उस जिलों को प्रभारी बनाया गया था, उनका प्रभार सौंपा गया था। उसी क्रम में आपने देखा कल झांसी में ब्रजेश पाठक थे, कल कानपुर में ब्रजेश पाठक थे, आज लखनऊ में ब्रजेश पाठक पंकज सिंह के साथ में यहाँ पर प्रबुद्ध वर्ग से सम्मेलन करेंगे। झांसी में आज केशव प्रसाद मौर्य हैं, मेरठ में बेबी रानी मौर्य वहाँ पर हैं। तो ये जो महानगर हैं वहाँ पे कैबिनेट मंत्री आज मतदाता सम्मेलन करते नजर आएंगे। और लगातार जिस तरीके से एक सरकार की एक कवायद है, संगठन लगातार मंत्रियों की जिम्मेदारी सौंपी है कि नगर निकाय चुनाव में कि महानगरों को तो मजबूत करना ही है, सीधे उन मतदाताओं से संवाद करना है जिनके पास पहुंचना है और केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उन तक पहुंचानी है कि उपलब्धियां क्या रही हैं, आगे किस तरीके से सरकार काम कर रही है, कानून व्यवस्था किस प्रकार से, ये फीडबैक भी लेंगे और उन तक पहुंचेंगे, जिससे आने वाले निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को काफी लाभ भी मिलेगा। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से एक प्लानिंग है कि जन जन तक पहुंचना, बूथ लेवल पर काम करना, माइक्रो लेवल तक जो पकड़ बनाना, ये मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए एक उपलब्धि भरा होगा। और मुझे लगता है इसका परिणाम भी नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अच्छा मिलने वाला है। जागृति जी बिल्कुल अनूप, लेकिन जिस तरह से ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद है, हर अपडेट हम तक पहुंचाते हैं और ऐसे में मतदाताओं में किस तरह का जो है रुचि देखने को मिल रही है, क्योंकि बीजेपी तो जन जन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? देखिए, जमीनी हकीकत की बात करें तो महानगरों का जब चुनाव हुआ नगर निकाय में उसमें भारतीय जनता पार्टी की अच्छी पकड़ रही है, क्योंकि अभी जिस तरीके से जो कैबिनेट मंत्री हैं वो पहुंच रहे हैं, तो वो अभी प्रबुद्ध वर्ग यानी जो समाज के जो प्रबुद्ध वर्ग हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, कि फीडबैक लेंगे, अपने समाज को जोड़ेंगे। जिस ब्रजेश पाठक आज लखनऊ में है, तमाम ब्राह्मण समाज के जो प्रबुद्ध वर्ग हैं वो आज कानपुर रोड CMS का ऑडिटोरियम में कार्यक्रम है, वहां पर पहुंचेंगे। पूरे क्षेत्र का एक खाका तैयार हो जाएगा, मिल जाएगा कि किसका पलड़ा भारी है और कहां पर उनकी कमजोर कड़ी है, उस कमजोर कड़ी को ठीक करेंगे। वहां से तो क्षेत्रीय जो नेता होगा उससे मुलाकात करेंगे, फिर जन जन तक पहुंचेंगे। तो यानी कहा जा सकता है कि जो नगर निकाय का चुनाव है उसकी तैयारी को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से यहां तक कि संगठन से लगा करके जो कैबिनेट मंत्री हैं या फिर केंद्र सरकार से जो लगातार जनसंपर्क है, तो एक ही मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए एक उपलब्धि होती है कि हर चुनाव में वो जीतते हैं। और आप देखिए, चुनाव कोई छोटा हो या बड़ा हो, नगर निकाय का चुनाव है, कैबिनेट मंत्री प्रचार कर रहे हैं, कैबिनेट मंत्री जनसंपर्क कर रहे हैं। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए यही उपलब्धि है और यही वजह है कि लगातार हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करती चली आ रही। जागृति जी बिल्कुल अनूप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। जिस तरह से ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां पर बीजेपी प्रभावी मतदाता सम्मेलन आयोजित कर रही है और मतदाताओं तक पहुंचकर उनसे सीधा संवाद किया जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य झांसी में संबोधित करेंगे और लगातार जमीनी स्तर पर मतदाताओं से संवाद किया जा रहा है। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें इस वक्त की ये बड़ी खबर, मदरसों में होगा मन की बात का प्रसारण। ये बड़ी और अहम जानकारी, पसमानदा मुसलमानों को साधने की तैयारी, 100वें एपिसोड का 100 मदरसों में प्रसारण किया जाएगा। तो मदरसों में होगा मन की बात का प्रसारण। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, जहां पसमानदा मुसलमानों को साधने की तैयारी इसके जरिए की जा रही है। 100वें एपिसोड का 100 मदरसों में प्रसारण किया जाएगा। तो मदरसों में होगा मन की बात का प्रसारण। ये बड़ी और अहम खबर, पसमानदा मुसलमानों को मन की बात कार्यक्रम के जरिए साधने की कोशिश की जा रही है। 100वें एपिसोड का 100 मदरसों में प्रसारण किया जाएगा। तो ये बड़ी और अहम जानकारी, जहां मन की बात के 100वें एपिसोड का 100 मदरसों में प्रसारण किया जाएगा। और उस दौरान को बता दें कि पसमानदा मुसलमानों को साधने की तैयारी इस कार्यक्रम के जरिए की जा रही है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, जहां मदरसों में होगा मन की बात का प्रसारण। तो वहीं इस
कार्यक्रम के जरिए जहां 100वें एपिसोड का 100 मदरसों में प्रसारण किया जाएगा और ऐसे में पसमानदा मुसलमानों को मन की बात के जरिए साधने की कोशिश की जाएगी। ये बड़ी और अहम जानकारी, मदरसों में होगा मन की बात का प्रसारण। सौवें एपिसोड का 100 मदरसों में प्रसारण किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, मदरसों में होगा मन की बात का प्रसारण। तो वहीं पसमानदा मुसलमानों को साधने की तैयारी इसके जरिए की जा रही है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, जिस तरह से बताया जा रहा है कि मन की बात के 100वें एपिसोड का 100 मदरसों में जो है प्रसारण किया जाएगा, क्या पूरी जानकारी मिल रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हैदराबाद में हुई थी, उस समय एक बात उठी थी कि पसमानदा समाज के मुस्लिम को इस बार साधना है, क्योंकि 2024 की लड़ाई थोड़ा लंबी है और कठिन भी है और लक्ष्य भी ज्यादा है। इसी वजह से लगातार भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है। अभी बीच में संघ के प्रमुख का बयान आया था कि भारत में मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है, लेकिन अनगढ़ बयानबाजी गलत ना करें। तो इस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि मुसलमानों को साधने को लेकर के, उसमें खासकर पसमानदा समाज को लेकर के। अभी आपने देखा तारिक मंसूर को MLC बनाया गया है। दानिश आजाद अंसारी पहले से राज्य मंत्री हैं, MLC हैं, और दोनों ही लोग ये पसमानदा समाज से आते हैं। दो सिया मुस्लिम चेहरे के रूप में भारतीय जनता पार्टी में है। भुक्कल नवाब की बात करें, MLC हैं। मोहसिन रजा की बात करें, MLC हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि पसमानदा समाज को इस बार 2024 के पहले कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जोड़ना है, और ताकि उत्तर प्रदेश में जो लक्ष्य है 280 सीटों का, तो 80 सीट पर उस पर सफलता मिल पाए। उसी प्रकार से जो PM की संबोधन इस बार मन की बात का होना है। हालांकि बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मन की बात के 100वें एपिसोड का 100 मदरसों में प्रसारण किया जाएगा। वही रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, हरिद्वार दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे, जहां सीएम विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। तो हरिद्वार से ये बड़ी खबर, विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे सीएम। साधु संतों से भी कर सकते हैं मुलाकात। ये बड़ी और अहम जानकारी, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहेंगे। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।